बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की चीफ मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे यानी आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया है। एक दिन पहले ही आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। क्या यह मुमकिन है कि कोई बच्चा 1.5 महीने में ही बड़ा हो जाए, इमैच्योर से मैच्योर हो जाए? लेकिन यह कमाल बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। लगभग 47 दिन पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जिन आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर इमैच्योर बताते हुए बसपा की राजनीति और चुनाव प्रचार से दूर कर दिया गया था, उसी आकाश आनंद को अब चुनाव में ऐतिहासिक हार के बाद एक बार फिर बीएसपी की राजनीति के केंद्र में लाया जा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि राजनीतिक तौर पर समझ किसे आई, मायावती को या फिर आकाश आनंद को? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण यानी 7 मई के तुरंत बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक आकाश आनंद को ये कहते हुए पार्टी की जिम्मेदारियों से हटा दिया था कि वे अभी परिपक्व नहीं है। मायावती ने लिखा था कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्य श्री कांशी राम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना अधिकारी घोषित किया था, किंतु मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। इसी क्रम में पार्टी ने अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। दरअसल आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव के दौरान काफी आक्रामक तेवर अपनाए थे, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ। ऐसे ही एक चुनावी भाषण में उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी पार्टी तक बता दिया था, जिसे लेकर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। इन रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 केस भी दर्ज किए गए थे। इसके बाद उनकी रैलियों को रद्द कर दिया गया। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना था कि आकाश आनंद के तेवरों की वजह से बीएसपी में एक नई जान आ गई, लेकिन मायावती को ऐसा नहीं लगा। बेहद बेबाक और शानदार राजनीति करने वाली मायावती लंबे समय से चुप्पी या समझौते की राजनीति कर रही थी। इसे डर या अवसरवाद की राजनीति भी कहा जा रहा था। लंबे समय से साफ दिख रहा था कि मायावती ने बीजेपी से अघोषित समझौता कर लिया। वे हर मुद्दे पर मोदी सरकार से ज्यादा विपक्ष पर ही हमलावर नजर आ रही थी और ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाने लगा। शायद उन्हें विश्वास था कि कुछ भी हो, उनका कोर दलित वोट उनसे जुड़ा है और जुड़ा रहेगा और बड़ी संख्या में वे मुसलमानों को टिकट देकर इस गठजोड़ के जरिए कुछ सीटें हासिल कर अपनी राजनीति और बार्गेन करती रहेंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीएसपी और मायावती को तगड़ा झटका दिया है। बीएसपी जो 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई, इस बार उसे कोई सीट नहीं मिली। यही नहीं, 0 सीट के साथ उनका वोट शेयर भी कम हो गया। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीएसपी का वोट शेयर 29% से गिरकर 10% के आसपास रह गया। मायावती नहीं समझ पाई कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के कोर मुद्दे के साथ जिस तरह का चुनाव था उसमें विपक्षी गठबंधन से अलग रहने का उनका फैसला भी उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ।
यही वजह थी कि राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि लोकतंत्र और संविधान के सवाल पर इस बार मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में दलित वोटर भी इंडिया गठबंधन की ओर चले गए। लोकसभा चुनाव में मिली बुरी हार से मायावती को शायद समझ आया हो कि अब यह बीच के रास्ते वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब यह दुश्मन भी लगते रहें और दोस्त भी बने रहें कि राजनीति नहीं चलने वाली। लेकिन अभी भी इसमें शक है कि मायावती इस जनादेश का पूरा मतलब समझ पा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी हार का ठिकरा अपनी राजनीति और रणनीति के बजाय फिर मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया है। यूपी की नगीना लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम भी अपने आप में काफी कुछ कहता है। यह केवल एक सीट का मामला नहीं था, बल्कि उसके आगे की बात थी। नगीना में जिस तरह युवा दलित नेता और आजाद समाज पार्टी यानी कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली और बीएसपी जीती हुई सीट न केवल हारी बल्कि पहले नंबर से खिसक कर डायरेक्ट चौथे नंबर पर पहुंच गई, उसका सबक भी साफ था कि अब बीएसपी को नए तेवर के साथ अपनी राजनीति करनी होगी और युवाओं को आगे लाना होगा। कुल मिलाकर यह साफ हो गया है कि आपको एक क्लियर स्टैंड लेना होगा। फिलहाल देखना होगा कि मायावती के इस कुछ नए कदमों से बीएसपी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि मोदी या एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और बीएसपी का एक भी सांसद संसद में नहीं है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में बीएसपी की तरफ से आवाज उठाने वाला और सवाल पूछने वाला एक भी सांसद मौजूद नहीं है। खैर, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब एक बार फिर देश के कई राज्यों और खासकर यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी क्या कुछ कर पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, बीएसपी क्या इस चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, या फिर अपनी रणनीति बदलेगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।